न्यूयॉर्क में एक नया मेयर बना है। उस मेयर को लेकर तमाम भारतवंशियों को खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है। क्योंकि कोई भी विदेश चला गया, उसने अपनी मेहनत, अपनी लगन से जहाँ कुछ पा लिया, तो हम उसको गले लगाने, उस पर अपना ठप्पा लगाने को बेकरार रहते हैं। जैसे कल्पना चावला हमारी हो गई, सुनीता विलियम्स हमारी हो गई, या इस तरह से। और ये द्वंद्व हमेशा चलता रहा है। ये राष्ट्रवादी द्वंद्व है, इस पर एक अलग वीडियो करेंगे दोस्तों। लेकिन ममदानी को अधिकतर जगह आशंका से और कुछ जगहों तक हैरानी से देखा जा रहा है। हाँ, तथाकथित प्रगतिशीलों, कम्युनिस्टों और तमाम लोगों के साथ भारत का बुद्धिजीवी वर्ग भी जश्न मना रहा है। कह रहा है ये जमहूरियत की जीत है, ममदानी की जीत ने फलाने दरवाजे खोल दिए हैं, दिखा दिया है कि किस तरह से ऑप्रेस्ड कंट्री जब अपने सोल को पाती है। और ये फेस्ट विद डेस्टिनी का एक भाषण उसने कोट किया है ममदानी ने, कि जब पूरी दुनिया सोती है तो लेगेसी को कहां से कहां मिलाया जा रहा है, ये भी देखिएगा। लेकिन हमारे साथ जो अतिथि हैं, आप देख रहे हैं, डॉक्टर अमित सिंह हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं, आप लोग कई सुपरिचित हैं इनसे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आपसे हम लोग अमेरिका की पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन ममदानी का मैंने इतना जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो ब्रिटेन के बाद अब एक दूसरी जगह है जहां मोहम्मदन व्यक्ति मेयर बना है। और मोहम्मदन मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि इस वर्ग के साथ ही एक राजनीतिक विचारधारा भी पहुंचती है, और जो दूसरे वर्गों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाला या खतरनाक ही होता है। इसको कैसे देखते हैं? ट्रंप के अपनी अपील को बेअसर होते देख कैसे देखते हैं? वोकिज्म का उभार है यह, या फ्रीबीज की बात है? क्योंकि ममदानी ने ठीक भारतीय तर्ज पर, पाकिस्तानी तर्ज पर फ्रीबीज का ऐलान किया है न्यूयॉर्क वासियों के लिए। उसमें शिक्षा की कुछ बात है, कुछ स्वास्थ्य की बात है। कैसे देखें इस जीत को? पहले ममदानी की जीत को, उसके बाद ट्रंप के फेलियर पर कैसे शुरू करें? जी, व्यालोक जी, जो मुझे लगता है कि ममदानी की जीत कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका की राजनीति के लिए एक अलार्मिंग बेल की तरह है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से डेमोक्रेट्स ने डिलीवर नहीं किया, रिपब्लिकन्स भी पब्लिक की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और अभी जो ट्रम्प की सरकार चल रही है, और वो जिस तरीके से एक अपनी राजनीति चला रही है, उसने पूरे के पूरे अमेरिका को ही नहीं, पूरे विश्व को हैरान परेशान किया हुआ है। और अमेरिका की जो इकोनॉमी है, वो टैरिफ वॉर के माध्यम से कहीं ना कहीं गलत में जा रही है, और इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पर होंगे, उसकी पॉलिटिक्स पर भी होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि आपने भी वोकिज्म की बात की, अलार्मिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ममदानी जो है, नो डाउट उनके जो रूट्स हैं वो भारतीय हैं, क्योंकि उनकी पिता और उनके माता जी जो है वो भारतीय मूल के आते हैं, लेकिन वो युगांडा के कंपाला में पैदा हुए, क्योंकि उनके पिताजी पहले वहीं प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद वो अमेरिका शिफ्ट किए। और जिस प्रकार की उनकी स्पीचेस रही, या फिर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है, यानी कहीं ना कहीं वो जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी माताजी ने भी जिस प्रकार की फिल्में बनाई हैं, वो भी लेफ्ट के इकोसिस्टम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात इनके भारतीय मूल होने की, तो घाट घाट का पानी पीकर इनके माता पिता और ये खुद अमेरिका पहुंचे हैं। और जो लेफ्ट का इकोसिस्टम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है,
और ये वोकिज्म की वकालत करते हुए नजर आते हैं जाने अनजाने में, जो कि कहीं ना कहीं कैंसल कल्चर की तरफ इशारा करता है। ये भारतीय मूल के तो है, लेकिन ये सिर्फ उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय मूल के होने के नाते भारतीय संस्कृति या सभ्यता के पैरोकार बिल्कुल भी नजर नहीं है वो, क्योंकि यही वोकिज्म इनको सिखाता है। तो आपने जो इनको क्योंकि आपने शुरू में स्टार्ट करते हुए कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश हुई कुछ और भारतीय मूल के लोगों को, लेकिन मुझे लगता है इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर भारतीय मूल के जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं विश्व के हर कोने में रहते हैं, वो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलते हैं। उनमें अब भारतीय होने का गर्व भरा होता है, अपनी संस्कृति को वो सबसे आगे लेकर चलते हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वो अपने होस्ट नेशन की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारे ऋषि सुनाक की, तो उनका पूरा परिवार ब्रिटेन को आगे ले जाने और पहुंचाने में जिंदगी भर लगा रहा, और इसी वजह से वो वहां के प्रधानमंत्री भी बने। और उनके लिए पहला जो पॉइंट था वो ये था कि हमें ब्रिटेन को आगे ले जाना है, यूनाइटेड किंगडम के लिए काम करना है। ममदानी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी, और स्पेसिफिकली जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसको आगे आगे रखकर चल रहे हैं। और जो एक पूरा का पूरा सेंटिमेंट बना हुआ था अमेरिका में पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम का, प्रो फिलिस्तीन, तो उस वजह से भी इन्होंने उस विषय को बहुत ज्यादा अपनी स्पीचेस में, इलेक्शन कैंपेन में हाईलाइट किया। यहाँ पे न्यूयॉर्क की डेमोग्राफी को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अमेरिका है, जो एक मल्टी कल्चरलिज्म की तरफ है, उसका झुकाव, और वहां पे बहुत सारे लोग अपने तथा कथित सपने पूरे करने के लिए पहुंचते हैं, कितने कर पाते हैं नहीं, लेकिन अमेरिका ने ही ऐसा प्रोजेक्ट किया, नैरेटिव सेट किया है कि अमेरिका सपनों की दुनिया है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो न्यूयॉर्क में जो ओरिजिनल वाइट्स हैं, जैसे वो लोग संज्ञा देते हैं, वहां का पॉपुलेशन डिपार्टमेंट नॉन हिस्पैनिक वाइट, वो करीब 2020 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से 30% के आसपास है। जो लैटिनो हिस्पैनिक है, यानी वो भी अपने आप को वाइट तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेन के या लैटिन अमेरिका के माने जाते हैं, उनकी संख्या भी 28% के आसपास है। ब्लैक जो है वो 20% है, एशियन 15% के आसपास हैं। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल वाइट सिर्फ 30% है, बाकी नॉन वाइट्स की संख्या कहीं ना कहीं, या जो इमिग्रेंट्स की संख्या है वो 70% तक जाती है। और ऐसे में जो रिपब्लिकन्स या फिर डेमोक्रेट्स का जो फेलियर हुआ है, उनकी पॉलिटिक्स का फेलियर हुआ है, और ट्रंप ने जो एक टैरिफ वॉर इम्पोज किया है विश्व के हर देशों पर, उसमें लैटिन अमेरिका के देश या स्पेन, ब्राजील भी या मैक्सिको भी अछूते नहीं है। तो एक एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट तो है ही, प्लस जिस प्रकार से एक रेशियल एटीट्यूड रहा है डेमोक्रेट्स का या रिपब्लिकन्स का नॉन वाइट्स के खिलाफ, क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा था कि बहुत बड़ा आंदोलन चला था ब्लैक लाइव्स मैटर करके, तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स को ममदानी एनकैश करने में सफल साबित हुए हैं। और उसके साथ फिलिस्तीन का मुद्दा, अपने इस्लामिक आइडेंटिटी का मुद्दा उन्होंने आगे रखकर ये चुनाव जीता है। और इसमें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क सिटी को पे पिछले कई सालों से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बारी बारी से आते रहे, तो उन्होंने भी डिलीवर नहीं कर पाए, या लोग जो हैं बोर हो चुके हैं ये अमेरिका के टू पार्टी सिस्टम से, तो वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ममदानी ने एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव खड़ा किया है, जिसका अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली का सिस्टम था कि अरविंद केजरीवाल ने एक लोक लुभावन अल्टरनेटिव पेश तो किया, लेकिन 10 साल की राजनीति में वो टाइम टाइम फिश हो गया और वापस उधर जाना पड़ा।
तो ममदानी की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि जिस बड़े बड़े सपनों को दिखाकर वो सत्ता में आए हैं, वो आम जनता के लिए बिना किसी राजनीति के या धर्म का प्रयोग किए बिना अगर शासन करेंगे या जनता का काम करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने भी वही पार्टी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर शुरू कर दी, तो मुझे लगता है अमेरिका का जो समाज है, जो प्राउडली मल्टीकल्चरल एथोस की बात करता था, उसका बिखराव होगा। क्योंकि ममदानी की राजनीति वही वोकिज्म की राजनीति है, और यही वोकिज्म जो सैमुअल पी हंटिंगटन का जो कॉन्सेप्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो मुझे लगता है अगर ममदानी ने वो सेपरेटिस्ट आइडियाज को साइडलाइन नहीं किया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी की सच्चाई कहीं ना कहीं साबित होने वाली है, और अमेरिका का समाज बिखराव की ओर बढ़ेगा। और ऐसे में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को संभल कर चलने की जरूरत है। भारतीय मूल के लोगों को भी सावधानी से ममदानी को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं आप भारतीय रही है, भारत के खिलाफ रही है, और वो डेलिबरेटली न्यूयॉर्क में बैठे बैठे भारत की राजनीति को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ अपने उल जलूल बयान बकते रहते हैं, और उन्होंने बोला कि एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का अंत हुआ, लेकिन अपनी स्पीच में जिस प्रकार पंडित नेहरू को कोट किया, जो कि जनक माने जाते हैं भारतीय राजनीति में डायनेस्टिक राजनीति का, तो मुझे लगता है बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस अमेरिका फेस करने वाला है। बहुत सारे चैलेंजेस अमेरिका फेस करेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ममदानी से आपको क्या उम्मीदें हैं? उनके जो बयान जिस तरह के हम लोगों ने देखे हैं हाल फिलहाल में, उससे तो वो भारतीय कम भारत द्रोही ज्यादा लगते हैं। लेकिन ममदानी का इशू छोड़कर थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर, अब क्योंकि आपने ममदानी के चैप्टर को बड़े विस्तार से समझाया, जरा न्यूयॉर्क और लंदन भी चलें, क्योंकि लंदन के मेयर भी जब बने थे तो लोगों ने यही कहा था कि कुछ लोग इस्लामोफोबिक हैं, वो इसे बना रहे हैं। लेकिन मोहम्मदन लोगों की जो हिस्ट्री रही है, जो उनकी करतूतें रही हैं, उसके आधार पर लोग वहां भी अप्रीहेंसिव थे। वहां वो आशंकाएं सही होने लगी है। बल्कि पूरे यूरोप में आप देखिए, पेरिस में ये चीज दिख रही है, जगह जगह पर अवैध बस्तियां, टेंट सिटी, तमाम चीजें दिख रही हैं। जर्मनी में दिख रही हैं। पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में ट्रम्प बाकी चीजों में तो ठीक ही है, लेकिन इस मसले को लेकर ट्रम्प आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह टैरिफ वॉर के आगे शायद कुछ नहीं देख पा रहे हैं, और न नोबेल प्राइज के आगे कुछ देख पाए वो। ऐसे में भारत, क्योंकि अगले साल शायद ट्रम्प आ सकते हैं, ऐसी भी संभावना है, तो ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक दांव क्या होंगे, क्या भारत उन्हें पूरा कर रहा है, और आगे कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप दोनों देशों के संबंध में? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो मैंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी की भी बात की, जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी है, तो उन्होंने बहुत पहले ही, करीब 30-35 साल पहले इसकी कल्पना की थी कि आने वाला विश्व में क्या होने वाला है, और कहीं ना कहीं यूरोप में और अमेरिका में चीजें बिल्कुल साक्षात नजर आने लगी हैं कि समाज में एक तरीके का विस्फोट हुआ है। शुरू में ये लोग जरूरत से ज्यादा लिबरल हो गए, और इन लोगों ने काफी लोगों को अपने देश में आने दिया, लेकिन आज उसके दुष्परिणाम सबके सामने हैं, और जरूरत से ज्यादा इमिग्रेंट्स, और स्पेसिफिकली जो वेस्ट एशिया से लोग वहां जाते हैं, उसकी वजह से डेमोग्राफिक परिवर्तन हुए हैं, फोर्स कन्वर्जन हुआ है, और एक बोला जाए कि कहीं ना कहीं नॉन प्रोग्रेसिव कल्चर को इन सभी लोगों ने आगे बढ़ाया है कि पहले तो ये डेमोग्राफी चेंज करते हैं, और जहां इनकी मेजोरिटी हो जाती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शरीयत की वकालत ये लोग करने लगते हैं। और यूरोप के लगभग हर देशों में जुमे वाले दिन जिस प्रकार का माहौल होता है, सड़कों पर ट्रैफिक रोक कर नमाज पढ़ी जाती है,
यहाँ तक कि लंदन का फेमस ब्रिज भी उससे अछूता नहीं रहा है। और मुझे लगता है इन्हीं सारी चीजों से परेशान होते हुए यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी वजह से यूके का ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है और सोसाइटी को संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है अमेरिका को भी अभी से ही चेतना चाहिए और थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। जो एक माइंडलेस टैरिफ वॉर को छोड़कर मुझे लगता है, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या घटित हो रहा है वो छोड़कर ट्रम्प को इंटरनल पॉलिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए और वहां के युवाओं का, वहां के लोगों की जो उम्मीदें हैं ट्रम्प से उसको पूरा करना चाहिए। जो कि उन्होंने बोला था कि अमेरिका इज फॉर अमेरिकन, तो कहीं ना कहीं उसका भी रेपरकशन है कि ममदानी जैसे लोग सत्ता में आकर बैठ रहे हैं। तो उनको एक एकोमोडेटिव राजनीति लेकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो संबंधों में खटास आई है और उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भारत बहुत मैच्योर तरीके से पूरे इश्यू को टैकल कर रहा है। जल्दी ही क्वाड समिट को लेके हो सकता है ट्रम्प भारत आए, लेकिन अभी उससे पहले कई सारे जो इश्यूज हैं वो आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। हालांकि कई मंचों पर ट्रम्प ने टैरिफ इम्पोज होने के बावजूद भी मोदी जी की बहुत तारीफ की है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ को उनके मुंह पर ही बोला कि आप भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें, जिस पे वो बहुत असहज भी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि भारत की कूटनीति तो बहुत अच्छी चल रही है, हम कोई भी उल जलूल बयान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रम्प देते हैं टैरिफ को लेकर, भारत बहुत संभल कर चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिबेट, डायलॉग और नेगोशिएशन के माध्यम से संबंधों को सुधारा जाए। यहाँ तक कि टैरिफ जो इम्पोज हुए हैं उसको लेकर भी अमेरिका अपनी पोजीशन को डाइल्यूट करे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, जिसमें जो व्यापारिक समझौते हैं अमेरिका के साथ वो बराबरी पर चले। क्योंकि भारत के ऊपर अंधाधुंध टैरिफ इम्पोज करने का नेगेटिव रेपरकशन अमेरिका पर हो रहा है और इसी वजह से अमेरिका के पास उतना पैसा नहीं है जो वो हर स्टेट को अपने रख रखाव के लिए या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए या और जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उनके लिए दे पाए। तो मुझे लगता है ट्रम्प को थोड़ा संभलना चाहिए, नहीं तो 4 साल यानी लगभग 1 साल उनको हो ही गया है, 3 साल बाद रिपब्लिकन यानी डेमोक्रेट्स का जो हुआ, रिपब्लिकन का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी, तो दर्शकों, श्रोताओं, डेमोक्रेट्स की तरह रिपब्लिकन्स का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे पहले हमने ममदानी को लेकर अमित सिंह की बातें सुनी। डॉक्टर अमित सिंह ने हमें विस्तार से बताया कि ममदानी के आने का क्या मतलब है और उनके ठहरने का क्या मतलब होगा। ट्रंप को लेकर भारत की नीति कैसी होनी चाहिए, ट्रंप को लेकर भारत का रवैया कैसा होना चाहिए, ये सारी बातचीत हमने की। इस वीडियो में थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेज आए होंगे, क्योंकि अमित जी अभी जहाँ हैं वहाँ इंटरनेट की थोड़ी समस्या रहती है और इसी वजह से बीच-बीच में थोड़ी बहुत ग्लिचेज आई होंगी। लेकिन फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और हमें बताइए कि आगे आप किस विषय पर जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, विदेश नीति के किसी भी आयाम पर। डॉक्टर अमित हमसे बात करने को तैयार हैं। यह हमने बिना इनसे पूछे आप लोगों को हामी भर दी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये निराश नहीं करेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी नए विषय के साथ। डॉक्टर अमित, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ धन्यवाद वैरूप जी। इजाज़त, चलते हैं। जय जय सिया राम।